नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 76वें एपिसोड के दौरान मुल्क को मुखातिब किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोविड पेशेंट के तजुर्बों को मुल्क की जनता के साथ शेयर किया। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर भी साफ किया कि वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, किसी अफवाह में ना आए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से सभी रियासतों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है और ये काम आगे भी जारी रहेगा। 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग भी वैक्सीन का फ़ायदा ले सकते हैं। 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। उन्होंने रियासतों से रिक्वेस्ट की है कि वो मरकजी हुकूमत के मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर शशांक जोशी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शशांक जी को कोरोना के इलाज और इससे जुड़ी रिसर्च का बहुत जमीनी अनुभव है। वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के डीन भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर शशांक से। नमस्कार डॉक्टर शशांक जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या-क्या सावधानी जरूरी है। धन्यवाद सर। ये दूसरी बाढ़ आई है, ये तेजी से आई है। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज कहा कि अगले पीर यानी 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन के खिलाफ लॉकडाउन ही आखिरी हथियार है। इससे पहले दिल्ली में 19 अप्रैल को रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ था, जो 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक चलना था। केजरीवाल ने एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि हमें मरकज की तरफ से 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है। ये अलॉटमेंट भी पूरा हमारे पास नहीं पहुंच रहा है। हमारी रोज की ज़रूरत 700 मीट्रिक टन की है। केजरीवाल ने कहा कि हमने 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया था, जो कल सुबह 6 बजे खत्म हो रहा था। ये आखिरी हथियार था कोरोना के खिलाफ, लेकिन अभी भी इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा है। हमने सभी से बात की और सबका कहना है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान इन्फेक्शन का रेट 36 से 37% तक पहुंच गया। 1 से 2 दिन में इसमें कमी आई है और ये 30 के नीचे आई है। उन्होंने दुआ की है कि कोरोना से लोगों को फौरी रिहाई मिले। पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कमी है इसकी। यानी दिल्ली को 700 टन के मुकाबले सिर्फ 490 टन ही ऑक्सीजन का अलॉटमेंट किया गया है। उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था।
ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन, पाबंदियों और सरकारों की सख्ती के बावजूद दुनिया में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। हालांकि बीते एक हफ्ते में ज़्यादातर मुल्कों में नए केसेस कम हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान और जापान की वजह से दुनिया में एक दिन में मिलने वाले मरीजों की तादाद अपने पिछले पीक को पार कर गई है। हिंदुस्तान में हर रोज़ लगातार 3 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। 25 अप्रैल तक 31 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्शन से दम तोड़ चुके हैं। मरने वालों की तादाद 30 से 31 लाख होने में महज 9 दिन लगे हैं। बीते 16 अप्रैल को अमवात की तादाद 30 लाख हुई थी। दुनिया में पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 8,97,000 लोगों में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। इसमें हिंदुस्तान की हिस्सेदारी आधी से थोड़ी कम यानी 3,45,000 मरीजों की रही। एक हफ्ते की बात करें तो हिंदुस्तान में 58% 58% मरीज बढ़े हैं। नेपाल में ये बढ़ोतरी 234% रही। हिंदुस्तान के बाद सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क अमेरिका में नए केसेस 13 और ब्राज़ील में 12% घटे हैं। दुनिया में अब तक 14 करोड़ 73 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 31,16,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। इराक के बगदाद में कोविड अस्पताल में आग लगने से 82 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 100 से ज़्यादा लोग शदीद तौर पे जख्मी हुए हैं। आग इराक की राजधानी दारुल हुकूमत बगदाद के इब्र अल खतीब अस्पताल में इतवार के रोज़ लगी। अस्पताल इंतज़ामिया ने बताया कि वहां अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई। आग लगने से पास ही रखा ऑक्सीजन टैंक फट गया और आग पूरे अस्पताल में फैल गई। थोड़ी देर में अस्पताल का इंटेंसिव केयर यूनिट भी आग से घिर गया और इसमें फंसे लोगों ने खिड़की से नीचे कूदना शुरू कर दिया। अस्पताल में अपने भाई से मिलने आए अहमद जकी ने बताया कि आगजनी की शुरुआत एक धमाके के साथ हुई। मरने वालों में ज़्यादातर वो मरीज शामिल हैं जो वेंटिलेटर पर थे। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल कदीमी ने बगदाद के जो ओहदेदार हैं उनके साथ इस बारे में बातचीत की, रिव्यू किया। इसके अलावा अस्पताल के मैनेजर और मेंटेनेंस इंजीनियर को भी हटा दिया गया। हादसे के बाद इराकी वज़ीर आज़म ने ओहदेदारों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लापरवाही की है उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर दी जाएगी। उन्होंने इराक की जांच एजेंसी को 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। الشارع موته، العالم كلها ماتت واحترقت. الله اكبر، الله اكبر، العالم كلها ماتت. لا اله الا الله، لا اله الا الله.
हिंदुस्तान में कोरोना की लहर खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,48,979 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। अब तक एक दिन में मिले मुतासरीन का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। ये लगातार चौथा दिन रहा जब मुल्क में 3 लाख से ज्यादा मुतासरीन की पहचान हुई। इस दौरान 2,15,803 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं अमवात के आंकड़े की बात करें तो पिछले 24 घंटों में मुल्क में 2,761 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। सबसे ज्यादा अमवात महाराष्ट्र में रिकॉर्ड की गई, यहां 676 लोगों ने दम तोड़ा। दूसरी जानिब दिल्ली में भी 357 लोगों की मौत हुई। मुल्क में एक्टिव केसेस यानी ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है उनकी तादाद 26 लाख के पार हो गई। अभी मुल्क में ऐसे 26,74,287 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। जुमे के रोज इसमें 1,30,199 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेलंगाना में कोविड-19 के 8,126 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,95,232 हो गई है। रियासत में बहसते मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,999 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 38 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 3,307 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,30,304 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 1,259 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आज 1वां दिन है। 16 जनवरी से 24 अप्रैल यानी 99 दिनों में 14,08,02,000 से ज्यादा यानी मुल्क की 10% आबादी को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इनमें 11,85,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें एक डोज दी गई है। 2,22,00,000 लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की तीसरी और फिर आगे कोई लहर ना आए, इसके लिए मुल्क की 70% आबादी को वैक्सीन लगाना जरूरी है। अब तक हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 साल से जायद उम्र के लोगों को और दीगर शदीद बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही थी। 1 मई से मरकजी हुकूमत ने 18 साल से जायद उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस बार मरकजी हुकूमत ने फैसला लिया है कि 18 से 45 साल के बीच के लोग या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाएंगे या फिर रियासती हुकूमत की जानिब से ही की जा रहे इंतजामात के तहत वैक्सीनेशन कराएं। मतलब इन उम्र के लोगों को मरकजी हुकूमत की तरफ से फ्री वैक्सीन नहीं दी जाएगी। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहले की तरह मुफ्त में वैक्सीन लगाना जारी रहेगा। ऐसे में 11 रियासतों ने हर उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया है। इनमें तेलंगाना रियासत भी शामिल है। मध्य प्रदेश में तमाम कोशिशों के बाद भी ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही है। बड़े शहरों के साथ अब छोटे शहरों में भी ऑक्सीजन की कमी से अमवात होने लगी है। छतरपुर जिला अस्पताल में 5 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहने की वजह से कोरोना के 4 मरीजों की मौत हो गई। वहीं मुरैना अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मुतासिर खातून ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। इससे पहले जुमे के रोज ग्वालियर के 7 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से 10 कोरोना मुतासरीन की मौत हो गई। रियासत के 4 बड़े शहरों में 24 घंटों में 5,704 नए केसेस आए, जबकि 31 अमवात हुई हैं। इस दौरान इंदौर में सबसे ज्यादा 1826 नए मुतासरीन सामने आए और 7 लोगों की मौत हुई। सरकारी रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा 12 मौतें ग्वालियर में दर्ज की गई हैं। वहीं मुरैना जिला अस्पताल में ऑक्सीजन ना होने की बात कहकर कोरोना मुतासरीन को भर्ती नहीं किया गया। अफराद खानदान ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए, लेकिन मरीज एम्बुलेंस में ही पूरी रात पड़ा रहा। हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ये दिल्ली का वीडियो है। यहाँ ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी चल रही है, ये वीडियो वहाँ के हालात को, उन हालात की अक्कासी करता है और यहाँ इस वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग कितनी मजबूरी की हालत में हैं। दोस्तों नमस्कार। देखिए किस तरह से लोग तड़प रहे हैं। इनका ऑक्सीजन लेवल तकरीबन 40 से 45 के बीच बताया जा रहा है और ये मैडम है और यहाँ पे इनको रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है इनको और इतना बुरा हाल है। मैं दिखाऊं आपको और लोग भी
और भी पेशेंट के और भी इन पेशेंट के लोग बैठे हुए हैं और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे गाड़ी में लोग बिठा के मोबाइल ऑक्सीजन से तहत हेल्प किया जा रहा है। देखिए अब जितने लोग देखेंगे सब ऑक्सीजन के लिए वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, ये आप देखिए इनका बहुत परेशान है। ये देख रहे हैं। और ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं, हल्की सी खोल दो। ये गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन लगा के इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं, आप हैं इनके साथ? आपका हॉस्पिटल गए थे, क्या हुआ वहाँ? सर सारे हॉस्पिटल घूम लिए, गणेश, ये आपका वरदान, सेंट जोसेफ, अंदर गेट पे बाहर रोक दे रहे हैं। वो चेक करते हैं उनका कि कितना आ रहा है वो ऑक्सीजन लेवल, और वहीं से वहीं बाहर कर दे रहे हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास सर्विस नहीं है। मैंने बोला आप बेड मत दो, यहाँ कोने में मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर दूंगा, इमरजेंसी में कोई होगी तो आप देख लेना बस आकर दूर से केवल कि इन्हें ये टैबलेट दे दो या ये दवाई दे दो, कि नहीं आप बाहर जाओ, यहाँ से हम नहीं देखेंगे। ये पेशेंट के अटेंडेंट है, जो पेशेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इनको ऑक्सीजन कैसे दिया जा रहा है, ये देख रहे हैं। कुछ नहीं खाया इन्होंने, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है पेशेंट ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो बाबू, हिम्मत से काम लो। हिम्मत नहीं आ रहा, हिम्मत बता रहा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की खाली शीशी वायल में ग्लूकोज का पानी भरकर बेचने का मामला सामने आया। एक ठग ने कई कोरोना मुतासरीन के अफराद खानदान को 20-20 हज़ार रुपये लेकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक वालिद ने ऑक्सीजन सपोर्ट पर जिंदा अपने बेटे के लिए उस ठग से 40,000 रुपये में 2 रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीदे। उन्होंने जब ये इंजेक्शन डॉक्टर को दिए तो उन्हें शक हुआ और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया। जांच करने पर शीशी के अंदर ग्लूकोज का पानी निकला। पुलिस ने हफ्ते के रोज इंजेक्शन बेचने वाले शिमला पार्क कॉलोनी में रहने वाले उज्जवल पटेल को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया इंदौर के लडूसिया पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन का है। विशाल नाम के इस नौजवान 10 दिन से विशाल नाम का एक नौजवान 10 दिन से कोरोना से मुतासिर है। उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत है। विशाल के वालिद गणेश राव ने बताया कि वो नंदानगर में इंजेक्शन के लिए भटक रहे थे, तभी उन्हें उज्जवल मिला। उसने अपना मोबाइल नंबर दिया और कहा कि मैं आपको इंजेक्शन दिलवा दूंगा। उसने फोन पर कहा कि 20,000 रुपये में एक इंजेक्शन मिलेगा। बेटे की हालत देखकर गणेश राव ने उससे 40,000 रुपये में 2 इंजेक्शन खरीद लिए। डॉक्टर इंजेक्शन उन्होंने जब खोला तो उसमें पानी भरा हुआ था। उज्जवल की गिरफ्तारी के बाद कोरोना मरीज विशाल की बीवी ने उज्जवल से कहा कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरे वालिद को कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार, मेरे शोहर को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। गणेश राव ने बताया कि 22 अप्रैल को दोपहर 2 बजे उज्जवल का फोन आया। उसने कहा कि एक इंजेक्शन आपको 20,000 रुपये का पड़ेगा। उससे कहा कि मुझे 2 इंजेक्शन चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हालात में भी लोग पैसों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। मुल्क में बढ़ती मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को लेकर मोदी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत मुल्क भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे। इसकी तामीर पीएम केयर्स फंड के जरिए सरकारी अस्पतालों में की जाएगी। वजीर आजम दफ्तर की जानिब से बताया गया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए पीएम केयर्स फंड ने जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे 551 डेडिकेटेड प्रेशर सेविंग एब्जॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए फंड के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने हफ्ते के रोज मुल्क में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की रिव्यू के दौरान ये बात कही थी। कोरोना की दूसरी लहर और सरकारी बदइंतजामी से पूरा मुल्क कराह रहा है। एक तरफ हाहाकार है और नेगेटिव खबरें ही सुनने को मिल रही हैं, लेकिन बहरान की इस घड़ी में कुछ लोग, कुछ तंजीमें बिना किसी फायदे नुकसान के लोगों की मदद में जुटे हैं। एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसने ऐसे रियल कोरोना वॉरियर्स की कहानी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की है। हम वही कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहली कहानी महाराष्ट्र के 5 पॉजिटिव किरदारों की थी। आज कहानी एक
गुरुद्वारे से जहां के जाबाज जो वर्कर्स हैं वो कोरोना से लड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एक एक सांस के लिए जूझते मरीजों के रिश्तेदार अस्पतालों के सामने ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। अस्पताल कभी भी ऑक्सीजन खत्म होने का ऐलान कर मरीजों को दूसरी जगह ले जाने के लिए कह देते हैं। सांसों के इस इमरजेंसी में दिल्ली से जुड़े गाजियाबाद के इंदिरापुरम में वाक़ श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे ने अपने लेवल पर मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन बांटना शुरू कर दिया। सेवादार कंवलजीत सिंह उर्फ मनु सिक्का कहते हैं कि हमारे ऑक्सीजन कमांडर हर पल मुस्तैद है। हम अपनी सांस रहने तक, अपनी पहुंच तक किसी की सांस बंद होने नहीं देंगे। कोरोना से लड़ने के लिए श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पिछले 1 साल से मुफ्त कोरोना टेस्टिंग और लंगर तो चला ही रहा था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बाद गुरुद्वारे ने 22 अप्रैल से जरूरतमंदों को मुफ्त ऑक्सीजन बांटना शुरू किया। इस ऑक्सीजन लंगर का नाम दिया गया और इसमें मदद कर रहे लोगों का ऑक्सीजन कमांडर। ऑक्सीजन लेने के लिए गुरुद्वारे के बाहर भीड़ लगी है। गाड़ियों की वजह से आसपास के इलाके जाम जैसे हालात बना चुके हैं, लेकिन गुरुद्वारे के सेवादार अमन से बहुत ही पुरअमन तरीके से सब हालात संभाल रहे हैं। सेवादार मनु सिंह सिक्का बताते हैं कि पिछले हफ्ते अचानक हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड करते हुए कई फोन आए। कोई रो रहा था तो कोई घबराया हुआ था। बस सब यही कह रहे थे कि सर ऑक्सीजन का इंतजाम कर दीजिए। हमें कभी भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है। किसी को अपनी माँ के लिए ऑक्सीजन चाहिए था तो किसी को बेटे बेटी, वालिद, दादा दादी। हम खबरों में तो लगातार इस किल्लत को देख रहे थे, लेकिन अब लोग हमें सीधे फ़ोन करने लगे थे। इसके बाद दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने तय किया कि अब हमें लोगों के लिए खाने के लंगर के साथ साथ ऑक्सीजन का लंगर भी लगाना है। कांग्रेस पार्टी ने रियासती इकाइयों के साथ तालमेल कायम करने और कोरोना मरीजों को मदद फराहम करने के लिए पार्टी हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम कायम किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इतवार के रोज ये इत्तला देते हुए कहा कि पार्टी सदर सोनिया गांधी ने फौरी तौर पर एक कंट्रोल रूम कायम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम हर रोज रियासती यूनिटों के कंट्रोल रूम से राब्ता करेगा और मालूमात को शेयर करेगा। कांग्रेस के कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी मनीष चथिर्थ, डॉक्टर अजय कुमार, पवन खेड़ा और गुरदीप सिंह सिपल के सुपुर्द की गई है। इससे कबल पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि सिस्टम फेल है, इसलिए अवामी मफाद की बात करना जरूरी है। इस बहरान में मुल्क को जिम्मेदार शहरियों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मैं दरखास्त करता हूं कि सभी सियासी काम छोड़कर सिर्फ अवाम की मदद करें, हर तरह से मुल्क के अवाम के दुख दर्द को दूर करें। कांग्रेस कुंबे का ये मजहब है। इस दौरान कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की मुख्तलिफ कीमतों पर सवाल उठाते हुए कहा, एक मुल्क 2 वैक्सीन कंपनियां, 5 मुख्तलिफ कीमतें। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत मोदी हुकूमत के लिए 150, सूबाई हुकूमत के लिए 400, अस्पताल और आम लोगों के लिए 600। कोवैक्सीन टीके की कीमत मोदी हुकूमत के लिए 150, सूबाई हुकूमतों के लिए 600 और अस्पताल और आम लोगों के लिए 1200 रुपए। कोरोना वबा की वजह से वैक्सीन को लेकर दुनिया 3 हिस्सों में बंट गई है। पहला हिस्सा ऐसे मुल्कों का है जिनके पास अपनी आबादी से कई गुना जायद डोज है, क्योंकि वो मुल्क बहुत अमीर है। दूसरा हिस्सा ऐसे मुल्कों का है जो मिडिल लेवल के हैं, यानी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने मुल्क की पूरी आबादी के लिए डोज खरीद सकें। तीसरा हिस्सा ऐसे मुल्कों का है जो बेहद गरीब हैं और उनके पास दूसरे मुल्कों से वैक्सीन मंगवाने के अलावा कोई चारा नहीं है। जहां तक बात अमीर मुल्कों की है तो उन मुल्कों ने दुनिया में बनने वाली वैक्सीन का 48% हिस्सा अपने पास रख लिया है। इन मुल्कों की आबादी दुनिया का महज 16% है। इन मुल्कों में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे मुल्क शामिल हैं। वहीं जो मिडिल वाले कंट्री हैं, मिडिल लेवल के कंट्री हैं, उनमें साइबेरिया, ब्राज़ील और हिंदुस्तान जैसे मुल्क हैं। बेहद गरीब मुल्कों की हालत वैक्सीन पाने के मामले में सबसे बुरी है। इनमें घाना, नाइजीरिया जैसे मुल्क हैं। कुछ गरीब मुल्कों में वैक्सीनेशन अभी शुरू ही नहीं हुआ और कई में तो कुछ जगह शुरू हुआ, कई में तो शुरू हुआ ही नहीं है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर मुल्कों ने लगभग 53% वैक्सीन बुक कर ली है। इसीलिए 92% 92 गरीब मुल्क 2023 तक भी अपनी आबादी के 60% का वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ अमीर मुल्कों को अगर देखें तो इसराइल में 60% लोगों को पहली डोज और 58% को
दोनों डोज लग चुकी हैं। ब्रिटेन में 50% लोगों को पहली डोज और 16% से ज्यादा लोगों को दोनों डोजेज लग चुकी हैं। अमेरिका में 41% लोगों को पहली और 26% लोगों को दोनों डोजेज लग चुकी हैं। वहीं चिली में 41% को पहली और 29% को दोनों डोजेज लग चुकी हैं। वहीं हम मिडिल इनकम वाले अगर मुल्कों की बात करें तो साइबेरिया ने अपने यहाँ 27% लोगों को दोनों डोज दे दी है। ब्राजील में वबा से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, वहां 12% कम आबादी वैक्सीन की डोज ले चुकी है। सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर होने के बाद भी हिंदुस्तान में अभी तक 8% से कम लोगों को पहली डोज और 1% से कम लोगों को दोनों डोज लगी है। गरीब मुल्कों की बात करें तो WHO का निशाना था कि जो अराकीन मुल्क हैं वहां 20% टीके साल के खत्म तक बटे, लेकिन इसका पूरा होने में डाउट है। घाना को फरवरी में टीके मिले थे, वहां महज 3% लोगों को टीका लगा। नाइजीरिया में 1% से भी कम लोगों को वैक्सीन लगी। दूसरी तरफ तंजानिया जैसे मुल्कों ने अब तक का वैक्सीन की आस ही छोड़ दी है। कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज पर सख्ती दिखाते हुए हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी 100 पोस्ट और URL हटाने को कहा है। इसका असर भी दिखा है। ट्विटर ने हाल ही में ऐसे कई ट्वीट्स डिलीट किए हैं जिनके जरिए कोरोना पर जो जानकारी है वो गलत फैलाई जा रही थी। ट्विटर तर्जुमान ने इतवार के रोज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया गया, उनके मेल के जरिए कार्रवाई की जानकारी दी गई है। हुकूमत ने कहा कि फेक न्यूज फैलाने के लिए यह एक्शन लिया गया है, इसलिए नहीं कि हमारी तनकीद की जा रही है। ट्विटर ने बताया कि हुकूमत ने कई ट्वीट्स को लेकर एतराज जताते हुए कहा था कि कुछ लोग इसके जरिए फेक न्यूज फैला रहे हैं। इनमें मीडिया नामक कांग्रेस के लोकसभा MP रेवंत रेड्डी, बंगाल के वजीर मुलोय घातक, एक्टर विनीत कुमार सिंह और 2 फिल्म मेकर्स के ट्वीट शामिल हैं। ट्विटर ने कहा कि हम कोरोना पर गलत जानकारियों को हैंडल कर रहे हैं, इसके लिए हम प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिव्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी कोशिशें आगे भी जारी रहेंगी, ये हमारी प्रायोरिटी है। उधर हुकूमत ने ट्विटर के एक्शन पर कहा कि इन अकाउंट्स पर एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो हुकूमत की कोविड के हालात को कंट्रोल करने की मुखालिफत कर रही थी, बल्कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ये पुरानी तस्वीरें और गलत खबरों के जरिए जनता में अफवाहें और डर फैला रही थी। अब बात करते हैं IPL की। IPL 2021 सीजन के 19वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 69 रनों से हरा दिया। ये CSK की बेंगलुरु पर पिछले 11 मैचों में 9वीं जीत है। ये जीत के साथ चेन्नई टीम बेंगलुरु को हटाकर पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। रविंद्र जडेजा ने 28 बॉल पर 62 रन की नॉट आउट पारी खेलने के बाद 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट झटके, इसके साथ ही 1 रन आउट भी किया। वहीं सीजन का पहला मैच खेल रहे इमरान ताहिर ने भी 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट झटके और कायल जेमिसन को रन आउट किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 191 रन बनाए। इसके जवाब में बेंगलुरु टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। यह चेन्नई की सीजन में 5 मैच में लगातार चौथी जीत है। वहीं बेंगलुरु की ये 5 मैच में पहली हार है। दोनों टीम के 8-8 पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतरीन रन रेट की वजह से CSK टॉप पर है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।